नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीआरएस इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर नियाज सिंह। करने जा रहे हैं हम शेयर्स की बात हमारे अपनों के साथ, यानी डीआरएस इनसाइट्स के सारे व्यूअर्स। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमें आज ज्वाइन कर रहे हैं हमारे दो मार्केट एक्सपर्ट्स। सबसे पहले तो मिस्टर अविनाश गोरक्षकर, जो कि फाउंडर एंड हेड ऑफ रिसर्च है अविनाश मेंटोर रिसर्च सर्विसेज के। अविनाश जी, स्वागत है आपका डीआरएस इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम में। गुड इवनिंग मैम। और आप देख सकते हैं स्क्रीन पर मिस्टर रचित खंडेलवाल भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जो कि हेड ऑफ रिसर्च है बीएनके सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड के। रचित जी, स्वागत है आपका डीआरएस इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम में। मैम, आपको नमस्कार, सर को नमस्कार और सभी दर्शकों को भी नमस्कार। मैं यहाँ पर हमारे दर्शकों को बता दूं कि अंबाला मैम थोड़ा सा डॉक्टर के यहाँ फंस गई हैं, तो वो आज हमें ज्वाइन नहीं कर पाएंगी, पर आने वाले दिनों में डेफिनेटली शील बी कमिंग और वो अपने सारे व्यूज और आपकी सारी क्वेरीज का जवाब देने वाली हैं जल्द ही। तो बने रहिए डीआरएस इनसाइट्स के साथ। वेल, अगर मार्केट की बात करें तो पिछले हफ्ते के बाद इस हफ्ते की शुरुआत थोड़े से पॉजिटिव नोट पर रही है। सोमवार को हमने थोड़ी सी बढ़त भी देखी है। हम कह सकते हैं जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं वो शायद थोड़ी सी ईज होती हुई लग रही हैं, इसका असर देखने को मिल रहा है। और जो ट्रम्प साहब की सुप्रीम कोर्ट का, अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है ट्रम्प साहब के खिलाफ, कि सारे टैरिफ्स को उन्होंने इलीगल काइंड घोषित कर दिया है, तो इसका भी असर हम देख रहे हैं मार्केट पर। अविनाश जी, तो आने वाले वक्त में उम्मीद क्या करी जाए मार्केट से? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए, आज तो मार्केट ने चेयर किया है कि टैरिफ निकल गए तो अच्छी बात है, नॉट ओनली इंडिया के लिए लेकिन ग्लोबली जो मसला था टैरिफ का, उससे सभी लोग परेशान थे। तो अभी ये ट्रम्प साहब ने कहा है कि वो कोई दूसरा तरीका ढूंढेंगे इसको वापस इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो तब तक मेरे ख्याल से लेट अस होप फॉर द बेस्ट। बट कहीं ना कहीं देखिए, अगर 15% की ड्यूटी इंडिया पे लगती है तो मेरे ख्याल से अच्छी बात है, क्योंकि पहले तो 50% थी, उसके बाद 18% हो गई, अभी 15% की बातें चल रही है। तो मार्केट इस बात को लेके काफ़ी खुश है, क्योंकि डेफिनेटली कुछ सर्टेनिटी दिखाती है। रही बात, मुझे लगता है कि देखिए अभी जो मेन ट्रिगर है, मुझे लगता है कि मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि शायद चौथा तिमाही भी अच्छा है, बिकॉज अभी फरवरी मंथ खत्म हो जाएगा, उसके बाद मार्च आएगा। मेरे ख्याल से डेफिनेटली अभी वैल्यूएशंस थोड़े से रीजनेबल हो चुके हैं, कई कंपनीज ने अच्छे नंबर्स डिक्लेयर किए, तो इंडेक्स तो डेफिनेटली देखो वोलेटाइल रहेगा। जैसे कि आज मैं आपको बता रहा था कि आज बहुत दो लोकल इंस्टीट्यूशन और एफआईएस दोनों ने अच्छी बाइंग की है, तो अच्छी बात है कि दोनों ने अच्छी बाइंग कर दी। लेकिन इंडेक्स को लेके मुझे नहीं लगता है कोई बड़ा उछाल आपको नियर टर्म में आएगा, रेंज में रहेगा। स्टॉक स्पेसिफिक रवैया अपना ही है, और मुझे लगता है कि अभी Q3 के नतीजे आने के बाद बहुत सारी क्लैरिटी हमको कंपनीज की नंबर्स में दिख रही है। तो उस हिसाब से ऑटो देखिए, ऑटो कंपोनेंट्स देखिए, टेक्सटाइल है, उसके बाद फार्मा है, कैपिटल गुड्स है, होटल्स है। मैं समझता हूँ कि ये सारे सेक्टर्स ब्राइट स्पॉट्स है। आपको अच्छी तरह से स्टडी करके इनको सिलेक्ट करके निवेश करना है, और मौके आपको बहुत मिलेंगे। तो स्टॉक स्पेसिफिक रवैया रखें, ये मेरे ख्याल से इस इन्वेस्टर्स को ज़्यादा फायदा आगे देगा। आप कह रहे हैं आगे मौके बहुत मिल सकते हैं और स्टॉक स्पेसिफिक रवैया रखा जाए। राची जी, व्हाट इज योर व्यू ऑन दिस? आप क्या व्यू रख रहे हैं इस पर? देखिए, इतनी बार हम ट्रम्प साहब को याद करते हैं और उनके बारे में बातें करते रहते हैं। प्रैक्टिकली मतलब मैं समझता हूँ अविनाश सर भी इस बात से एग्री करेंगे कि हम आजकल मार्केट के लेवल से ज्यादा सिर्फ ट्रम्प साहब के बारे में बातें करते रहते हैं। और अभी देखिए, एक और चीज है, इंडिया अनफॉर्चुनेट बोलिए इसको या फॉर्चुनेट बोलिए, मोस्ट प्रेफर्ड नेशंस के एक ब्रैकेट में फॉल करता है। तो उस केस में आई बिलीव ये जो पूरा कैलकुलेशन हम फैलाते हैं, तो ये फैल के निकलता है 15+3 या 3.5। तो जो 18% टैरिफ वाले ब्रैकेट में थे, हम कहीं ना कहीं वहीं पे आके बैठ रहे हैं वापस से। मार्केट्स में नो डाउट आज बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि यू नो हाउ आई यूजुअली थिंक द मार्केट्स विल बी बिहेविंग। 25,700 जिस तरीके से मेंटेन किया, कहीं ना कहीं रेजिलियंस दिखा रहा है। और जैसे कि अभी अविनाश सर बोल भी रहे थे कि एफआईएस और डीआईएस का भी जो फिगर आ रहा है वो रीजनेबली डिसेंट लग रहा है, लुकिंग एट व्हाट थिंग्स वुड हैव बीन। तो हाँ, डेफिनेटली ये चीज अच्छी लग रही है। मार्केट यहाँ से थोड़ा सा अपना स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश कर रहा है। इसमें एक चीज बस देखनी होगी, और वही है, मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती रहती है। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि उन्होंने कल और परसों बैठ के जेडी वैंस और सबके साथ बैठ के अपना पूरा का पूरा एक सेटअप तैयार कर लिया होगा। टुडे ही माइट बिकम एक्टिव अगेन, and if nothing works in his favor, then Iran is a easy target for him, and practically he might get into those situation कि ठीक है, अगर इमरजेंसी लगानी है तो let's get into a state of war।
हाइपोथेटिकल बातें अभी सुनने में लग रही हैं, बट यू नो ट्रम्प बीइंग ट्रम्प वो कुछ भी कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने जो उनको सारी की सारी चीजें करके दी है, मुझे नहीं लगता, नोइंग हिम फॉर पास्ट 1 ईयर वेरी प्रिसाइसली, मतलब मैं समझता हूँ हम आज के टाइम अपने घर वालों से ज्यादा उन पे ध्यान देते हैं, तो उनका नेचर जितना हम समझ चुके हैं, कुछ ना कुछ वो जरूर करेंगे। बट आई बिलीव अगर ऐसा भी कुछ होता है तो निफ्टी कहीं ना कहीं लोअर लेवल पे सपोर्ट ले लेगी, 25,250 400 लेवल्स। बहुत ज्यादा पैनिक नहीं लग रहा है, अब चीजें थोड़ी सी कंट्रोल में आती हुई लग रही हैं। बस देखना ही होगा कि इस हफ्ते वो शांति से बैठते हैं या फिर कुछ और एक्शन लेते हैं। इस हफ्ते क्या होता है, ट्रम्प साहब की ये सुप्रीम कोर्ट के पूरे वर्डिक्ट पर क्या काट निकाल कर लेकर आते हैं। आई थिंक दैट विल बी अ सिचुएशन टू वेट एंड वॉच। नाउ वी हैव गॉट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, बहुत ही सारे व्यूअर्स हैं जो आप लोगों के लिए सवाल लेकर आए हैं। सबसे पहले तो अविनाश जी, संजीव राय जी हैं, कह रहे हैं सर मेरे पास सात्विक ग्रीन है और लेमन ट्री है। सात्विक ग्रीन इन्होंने 424 पर लिया हुआ है और लेमन ट्री 142 पर, तो दोनों पर एक साल का इनका व्यू है। कह रहे हैं एवरेज करना चाहिए या एग्जिट करना चाहिए। नहीं देखिए, दोनों कंपनीज में अगर मैं बताऊं, सात्विक ग्रीन तो काफी वेल एस्टेब्लिश सोलर प्लेयर है, लेकिन देखिए क्या होता है कि कोई भी सेक्टर में अगर बहुत ज्यादा आईपीओ आते हैं तो ऑब्वियसली आपके जो प्रीमियम वैल्यूएशन जो आपको पहले मिलते थे वो आपको नहीं मिलेंगे। और वही रीजन है कि सात्विक ग्रीन का जो शेयर प्राइस है थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा है। नंबर्स अच्छे आने के बाद भी जो मल्टीपल है वो अभी कम मिलेगा, क्योंकि इस सेक्टर में अभी कोई फैंसी नहीं है। करीबन 40-50 कंपनियां अभी यही सेक्टर में उतरी है, तो कंपटीशन बढ़ा है, सप्लाई बढ़ेगा। तो मेरे ख्याल से देखिए इनका नजरिया कम से कम साल 1.5 साल होना चाहिए। शॉर्ट टर्म में तो मुझे नहीं लगता है कोई बड़ी अपसाइड आपको सात्विक ग्रीन में देखने को मिलेगी, लेकिन कंपनी अच्छी है। अगर आपका कन्विक्शन है, अगर आपके पास टाइम है, तो आप डेफिनेटली इसमें अच्छा पैसा बना सकते हो, बट टाइम फ्रेम लंबा दीजिए। और रही बात लेमन ट्री पे, तो देखिए लेमन ट्री एक अच्छा होटल पिक है, क्योंकि वो अफोर्डेबल और मिडिल सेगमेंट में काम करते हैं। काफ़ी बड़ा एक्सपेंशन उन्होंने अनाउंस किया, और अभी तो एक फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग प्लान भी उन्होंने अनाउंस किया कि जिससे उनका मॉडल एसेट लाइट हो जाएगा। तो जो कंपनी होटल बनाएगी उसका अलग करेंगे, और जो कंपनी लिस्टेड होगी उसका अलग होगी, और उस कंपनी के शेयर भी मिलेंगे। तो मेरे ख्याल से करंट लेवल पे लेमन ट्री एक अच्छा विकल्प हो सकता है, आप उसको ऐड करिए, क्योंकि लग तो रहा है कि अगले साल दैट इज 2026 भी हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। लेकिन नजरिया 12 से 15 महीने रखिए, तो तभी आपको अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बनने की पॉसिबिलिटी रहेगी। जी संजीव जी, अविनाश जी कह रहे हैं कि आपके लिए लेमन ट्री के लिए उनके हिसाब से एवरेज करना ज्यादा सही है, लेकिन नजरिया थोड़ा सा लंबा रखना चाहिए आपको इस पर। अब पीयूष पराशर जी आपके लिए सवाल लेकर आए हैं। रचित जी कह रहे हैं, रचित सर प्लीज मुझे गाइड कीजिए, टाटा स्टील पर 186.58 पर मैंने खरीदा हुआ है, और डेटा पैटर्न भी इन्होंने खरीदा हुआ है 3121.12 पर, और आपसे जानना चाह रहे हैं कि क्या होगा, और 1 महीने के हिसाब से ही जानना चाह रहे हैं कि क्या रखना चाहिए। ये ट्रिक क्वेश्चन घूम के मेरे पास क्यों आ जाता है, आई डोंट अंडरस्टैंड। और स्पेसिफिक आपके नाम से आया है, तो शायद पुटिंग यू इन अ स्पॉट। हाँ कि ठीक है बेटा आ जाओ, तुम बहुत ट्रम्प के लिए बोल रहे हो, बट ठीक है। देखिए जिस तरीके से पोजीशन है, पहले हम टाटा स्टील की बात कर लेते हैं। मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं अगर कोई वॉलेटिलिटी आती भी है तो 198 के आसपास इसको सपोर्ट ले लेना चाहिए, और फिर ये अपमूव अपना कंटिन्यू करेगा, और इन टाइम टू कम बहुत कंफर्टेबली आपको जैसे ही ये 212 का एक सपोर्ट लेवल, एक रेजिस्टेंस लेवल है जिसको क्रॉस करेगा, आपको फर्दर अपमूव देखने को मिलेगा 218 से 224 इन अ मंथ्स टाइम। तो आराम से इसमें आप पोजीशन बना के रखिए। डेटा पैटर्न्स आप देखिए, ये भी एक अच्छे बुलिश ट्रेंड में ही है, और फर्दर अपसाइड ही मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। हो सकता है आपको आने वाले समय में बहुत कंफर्टेबली 3260 के लेवल्स दिखा दे, और इसमें भी मैं आपको एक लेवल बता देता हूँ, 2902 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। इसको अपन राउंड फिगर कर लेते हैं, 2900 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। एनी क्लोजिंग बिलो दैट कैन क्रिएट हैवॉक। तो स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन मेंटेन करिए और इस ट्रेड को चलने दीजिए। ऑलराइट, आप कह रहे हैं स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन मेंटेन कीजिए। अब शादबन आयूब जी सुपर चैट के जरिए सवाल पूछ रहे हैं। अविनाश जी कह रहे हैं फर्स्ट क्राई और IRFC और ATGL पर इनका सवाल है। फर्स्ट क्राई इन्होंने 700, IRFC 200 और ATGL 745 पर खरीदा हुआ है। नहीं, मेरे ख्याल से फर्स्ट क्राई में तो पब्लिक इशू के बाद बहुत ही बड़ी डिसअपॉइंटमेंट कंपनी ने दी है, बहुत पैसा शेयर होल्डर्स ने गंवाया है। देखिए मेरे ख्याल से इस बार भी तीसरी तिमाही बहुत ही खराब आई थी, और कहीं ना कहीं देखिए ब्रांड तो अच्छा है,
लेकिन वो नंबर्स में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। तो मेरे ख्याल से यहाँ से निकल जाइए। यहाँ पे कोई दूसरा विकल्प जैसे फेडरल बैंक है, उसके बाद अगर सरकारी बैंक्स में कैनरा बैंक है, ये एक अच्छा विकल्प हो सकता है, क्योंकि बैंकिंग में हमको लगता है कि ट्रैक्शन अभी काफी अच्छा है। IRFC की भी बात करें तो मुझे लगता है कि इनको एवरेज करना चाहिए। देखिए IRFC का एक ही कस्टमर है जो इंडियन रेलवे है। करीबन 40-45% का जो रेलवे का कैपेक्स होता है हर साल बजट के बाद, वो फाइनेंस IRFC करता है। तो इनके लिए बिजनेस एश्योर्ड है, और मुझे लगता है कि अगर इनका नजरिया कम से कम 12-15 महीना है तो IRFC में डेफिनेटली करंट लेवल से अच्छी वैल्यू बनेगी, बट उनको एवरेज करना चाहिए क्योंकि 200 रुपए की भाव काफी ऊपरी लेवल की है। और तीसरा शेयर नेहा जी कौन सा बताया था आपने? ATGL। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि अगेन अगर लंबी अवधि के लिए अगर इनका मानना है रखना है तो ही होल्ड करें, क्योंकि देखिए शॉर्ट टर्म में कोई ट्रिगर नहीं है। तो तीनों शेयर में मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा अच्छा विकल्प तो आपका ये सेकंड शेयर रहेगा IRFC। काफी अट्रैक्टिव लेवल पे आ गए, लेकिन जो पहला शेयर था इसमें निकल जाके शायद फेडरल बैंक या टिपिकली इवन लेमन ट्री या टिपिकली जो सरकारी बैंक है कैनरा बैंक है, यहाँ पे निवेश का मौका मुझे लगता है इस माहौल में अच्छा रहेगा, क्योंकि फर्स्ट ट्राई ने बिल्कुल सबको निराश कर दिया। और ऐसे कंपनीज में फाइनली मार्केट इनको ऑलरेडी एक ऐसे नजर से देखती है कि अगर फंडामेंटल्स ठीक नहीं है तो री रेटिंग होने की पॉसिबिलिटी बहुत डिफिकल्ट है। ऑलराइट, तो इन तीनों पर आपको मिल गई सलाह अविनाश जी की। अब रचित जी, ग्रीष्मा पालीवाल जी सवाल लेकर आई हैं आपके लिए। कह रही हैं रचित सर से मैम पूछिए कि कर्नाटका बैंक क्यों नहीं चल रहा है, अगर फ्रेश बाय के लिए ये अभी सही है या नहीं, अगर लॉन्ग टर्म मेरा नजरिया है। ऑल्सो आस्क कि अगर मैं विक्रम सोलर खरीद सकती हूँ अभी। देखिए पहले तो ग्रीष्मा जी को नमस्कार, और अच्छा लगता है मुझे, इनका नाम ना रजिस्टर हो चुका है प्रॉपर तरीके से, तो मैं अब गलती नहीं करता हूँ। देखिए कर्नाटका बैंक अभी जिस तरीके से पोजीशनड है एज सच एट द वेरी फेस ऑफ इट कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं लग रही। मतलब अगर आप फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे ना, 202 रुपए का चल रहा है, 333 333 रुपए की तो बुक वैल्यू है। थोड़ा सा इन लेवल्स पे कुछ आपको एक रेजिस्टेंस आता हुआ दिख रहा है, बट एज सच ये स्पेस में अगर आप देखें, प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में देखें तो वैल्यूएशन टर्म्स में भी कंफर्ट ही है। और मैं समझता हूँ भी आप थोड़ा सा वेट कर लें। इसके लिए इंपॉर्टेंट ये बन रहा है कि कैसे भी करके एक बार ये ब्रेकआउट दे दे 212 रुपए के ऊपर। 212 रुपए के ऊपर सस्टेन करने के बाद आपको फर्दर अपमूव देखने को मिल सकता है 228 एंड 236 तक का। थोड़ा सा पेशेंस रखिए और वेट करिए, 212 रुपए के लेवल जैसे ही तोड़ेगा उसके बाद आपको एक अच्छा अपमूव दिखा देगा। देखिए विक्रम सोलर अभी मैं कहूंगा फॉर द टाइम बीइंग एक सेंस ऑफ कंफर्ट नहीं दे रहा है। अगर हम इस स्पेस में ही देखें तो और भी बेटर कुछ स्टॉक्स हैं जिन पे हम फोकस कर सकते हैं। इसमें प्रॉफिट के बावजूद भी ये डिविडेंड पेमेंट में नहीं कर रहे हैं और प्रमोटर प्लेज भी थोड़ा सा हायर साइड ही है। अभी मैं कहूंगा विक्रम सोलर को थोड़ा सा टाइम अकेला छोड़ दें और इसको कहीं ना कहीं सपोर्ट लेने दें लोअर लेवल्स पे, फिर ही हम इस पे फोकस करेंगे। फॉर द टाइम भी नहीं अभी इसमें कुछ करेंगे। ऑलराइट, फॉर द टाइम बिंग आप कह रहे हैं विक्रम सोलर में अभी कुछ नहीं करने। यहाँ पर मैं हमारे सारे व्यूअर्स को बता दूं, अगर आपने DRS इनसाइट्स की मेंबरशिप अभी तक नहीं ली है तो DRS इनसाइट्स का मेंबरशिप लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन मिलेगा। आप वहां पर जाकर DRS इनसाइट्स की मेंबरशिप ले सकते हैं। और अगर आप DRS इनसाइट्स की सपोर्ट मेंबरशिप लेते हैं तो वहां पर आपको अपना पूरा पोर्टफोलियो रिव्यू कराने का मौका मिलता है, वो भी एक्सपर्ट के द्वारा। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ एक्सपर्ट ही आपके पोर्टफोलियो को रिव्यू करेंगे जो कि इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से अपग्रेड कीजिए DRS सपोर्ट मेंबरशिप पर। अविनाश जी, डॉक्टर रवि शंकर जी हैं, ये सवाल लेकर आए हैं E2E नेटवर्क पर। कह रहे हैं इस समय E2E नेटवर्क पर क्या करना चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए E2E नेटवर्क ये GPUs बनाता है जो डेटा सेंटर में बहुत काम में आते हैं, लेकिन जिस प्राइस पे अभी ये चल रहा है, देखिए फ्रेश खरीदारी अगर कोई करता है तो कम से कम 1.5-2 साल का नजरिया रखे, क्योंकि मुझे याद है बहुत पहले ये 200 रुपये का स्टॉक हुआ करता था, उसके बाद 4000 गया, अभी वापस करेक्ट हो चुका है। तो पोटेंशियल तो है, बट अभी इस प्राइस से अगर कोई खरीदे तो देखिए अगर आपकी लंबी अवधि की प्लानिंग है तो SIP के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा थोड़ा खरीदिए। कंपनी की लॉन्ग टर्म ग्रोथ जर्नी तो बहुत स्ट्रांग है, आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं कि AI तो इंडिया में आने वाला है और उसका फायदा E2E नेटवर्क जैसी कंपनीज को मिलेगा, लेकिन नजरिया आपका 1.5-2 साल होना चाहिए, क्योंकि तभी तक आपका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा बैठेगा। शॉर्ट टर्म में मुझे नहीं लगता कोई बड़ी अपसाइड आएगी।
ओके, शॉर्ट टर्म में कोई बड़ी अपसाइड नहीं है, बट यू आर पॉजिटिव फॉर अ लॉन्ग टर्म व्यू और ई टू ई नेटवर्क। अब नागराज भट्ट जी आपके लिए सवाल लेकर आए रचित जी। सबसे पहले तो कह रहे हैं मैं रचित जी का बहुत बड़ा फैन हूँ, और आपको भी विश कर रहे हैं अविनाश जी, और कह रहे हैं रचित जी प्लीज बताइए एंट्री प्राइस क्या होना चाहिए हाईटेक पाइप्स और पीरामल फार्मा में। पहले हम ले लेते हैं हाईटेक पाइप्स पे इनका सवाल। और देखिए हाईटेक पाइप्स ना लेटली एक अच्छा मूव करता हुआ रजिस्टर कर रहा है। मैं समझता हूं कि अब ये जिस तरीके से इसने एक बार 50-डे मूविंग एवरेज को भी ब्रीच किया था और उसके ऊपर मेंटेन करके अब इन लेवल्स पे ही सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, स्टैगर्ड मैनर में आप इसमें बाइंग चालू कर सकते हैं और इन लेवल्स पे भी बाय करिए। हर 1 रुपए 2 रुपए के फॉल पे कंफर्टेबली आप 80 रुपीज तक इसमें बाइंग करते रहिए। इसमें मूवमेंट आना चालू होगा जब ये सस्टेन करेगा बहुत कंफर्टेबली 100 रुपीज के ऊपर, जिसके लिए मैं समझता हूँ हो सकता है आपको 1 से 1.5 महीने का टाइम इसमें देना पड़ जाए, और उसके बाद बहुत कंफर्टेबली 100 रुपीज के ऊपर सस्टेन करने के बाद 110 और फिर 124 का भी लेवल आपको दिखा सकता है। इसके अलावा दूसरा कौन सा था मैम इनका, आई एम सो सॉरी भूल गया मैं। पीरामल फार्मा, दोनों उसमें भी एंट्री प्राइस आपसे जानना चाह रहे हैं। देखिए पिरामिल फार्मा पहले भी मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा था इससे, और अभी भी नहीं हो पा रहा हूँ। दो नंबर्स भी जिस तरीके से डिसहार्टन कर रहे हैं और सारी जो कॉम्प्लिकेशंस दिख रही हैं, मैं आपको कहूँगा फॉर द टाइम बिन इस पे अपन दूरी बना के रखें। अगर फार्मा स्पेस में ही आपको कुछ अपनी पोजीशन बनानी है तो इन लेवल्स पे डॉक्टर रेड्डी और जाइडस लाइफ ज़्यादा बेटर लग रहा है। आप इन दोनों पे फोकस करें। अगर आप स्टॉक की वैल्यू के हिसाब से देखेंगे ना कि 162 के वजह मैं आपको 1300 रुपए या 900 रुपए के स्टॉक के बोल रहा हूँ, जितना भी आप अपना फंड एलोकेट करना चाह रहे हैं उतना ही करिए, इसके साइज के हिसाब से मत करिए, बट मैं समझता हूँ वो ज्यादा बेटर रिटर्न अभी आपको देने का दमखम रखते हैं। चलिए आपको मिल गया सजेशन, और साथ साथ में कौन से स्टॉक्स आप ले सकते हैं उस पर भी राय। अविनाश जी, विवेकानंद प्रसाद जी हैं, कह रहे हैं केएनआर कंस्ट्रक्शन का जो इनका बाइंग प्राइस है वो 200 का है, कह रहे हैं क्या करना चाहिए इसमें इनको। नहीं, मेरे ख्याल से देखिए केएनआर कंस्ट्रक्शन में डेफिनेटली ऑर्डर बुक अच्छी है, एग्जीक्यूशन भी अच्छा है, लेकिन हाल ही में क्या हो गया है कि कई ऑर्डर्स के लिए इनको थोड़ा सा पिनलाइज किया गया है, तो ये नोटिफिकेशन ऑलरेडी एक्सचेंज पे आ चुका है। लेकिन कंस्ट्रक्शन एक ऐसी सेगमेंट है जो मुझे लगता है कि आगे अच्छा पिकअप होगा। नॉर्मली सेकंड हाफ में कंस्ट्रक्शन का बिजनेस पिकअप होता है क्योंकि काफ़ी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स, प्राइवेट सेक्टर के प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट होते हैं, तो जनवरी टू मार्च का क्वार्टर काफ़ी अच्छा होगा। तो मेरे ख्याल से अगर इनके पास है तो होल्ड करे। मुझे लगता है कि मार्च का क्वार्टर होपफुली अगर अच्छा होता है और ऑर्डर बुक में थोड़ा सा और एडिशन होती है तो डेफिनेटली ये बात स्टॉक को रिलेट करने में मदद करेगी। तो करंटली मैं समझता हूँ कि होल्ड करिए, बट नजरिया कम से कम 6 to 12 मंथ्स का रखें। आप कह रहे हैं नजरिया कम से कम 6 to 12 मंथ्स का रखें, होल्ड करने की आपकी तरफ से सलाह है इसमें। अब यहाँ पर मैं हमारे दर्शकों को याद दिला दूं कि हमारे जो सारे मार्केट एक्सपर्ट्स आज आप देख रहे हैं अपनी अपनी फील्ड में एक बहुत बड़ा नाम है, और हम इनको टेलीविजन पे हमेशा देखते रहते हैं, तो आप लोग वेट कीजिएगा, शो के एंड में आने वाले हैं हमारे एक्सपर्ट्स के टॉप पिक्स, तो उसका इंतजार आप लोग कीजिए शो के आखिर तक। अब रचित सर आप मुस्कुरा रहे हैं तो मैं आपकी मुस्कुराहट थोड़ी और बढ़ा देती हूँ। आपके लिए कमेंट आया है, विश्व सुरेंद्र जी का है, याद है इन्होंने ही पिछली बार वो कमेंट भी दिया था जिस पर हमने काफी चर्चा करी थी। तो कह रहे हैं रचित सर आप मेरे फेवरेट हैं, अब ये बता दीजिए कि बॉर्डर 2 भी आके चली गई तो भी डिफेंस के स्टॉक नहीं चल रहे हैं, अब क्या बॉर्डर 3 रिलीज करानी पड़ेगी? नहीं देखिए बिल्कुल मैं समझ पा रहा हूँ, बट एक अजीब सिचुएशन सी बनी हुई है। मतलब आप देखिए डिफेंस में कुछ प्राइवेट प्लेयर्स ठीक परफॉर्म कर रहे हैं, बट हमारे जो फेवरेट हैं जो पीएसयू स्पेस के हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। अभी आज भी आपने देखा होगा एचएएल का एक फॉल आया था क्योंकि बोला गया तेजस क्रैश कर गया, देन एक रिपोर्ट आई कि नहीं तेजस क्रैश ही नहीं किया, इट वाज मेयरली सम डिफिकल्टी इन द टेक्निकल्स, इसलिए सबको ग्राउंड कर दिया गया है और वो रिपेयर्स चल रहे हैं।
तो एक क्लियर केस ब्रेकआउट नहीं आ रहा है। बट डिफेंस में मैं वापस एक चीज आपको रिआइटरेट करूंगा कि डिफेंस नहीं कहीं जा रहा है। जिस तरीके से फंड पोर इन हो रहे हैं, और बार बार मैं एक ही चीज बोल रहा हूँ कि इन टाइम टू कम हम जिस तरीके से टेक्नोलॉजी शेयरिंग कर रहे हैं, अभी आपने लास्ट वीक देखा फ्रांस के साथ भी हमारा एक अग्रीमेंट हुआ है, वी विल इवेंचुअली बिकम एन एक्सपोर्टर। थोड़ा सा पेशेंस टेस्ट कर रहा है डिफेंस। अभी रुकिए, बॉर्डर 2 के बाद बॉर्डर 3 का इंतजार तो मैं नहीं कर पाऊंगा। मतलब मैं इतना लंबा तो नहीं समझ रहा हूँ कि इतना टाइम हमें लग जाएगा। बट हाँ, थोड़ा सा पेशेंस रखें, डिफेंस परफॉर्म करना चाहिए एज अ स्पेस। चलिए सुरेंद्र जी, डिफेंस को परफॉर्म करना चाहिए। और आज आप भले ही कितने फूल वूल लेके खड़े हो, पर अम्बाला जी आज शो पर नहीं है, तो ये भी बता दूं। अविनाश जी मिस द होल फन लास्ट टाइम, आप जल्दी चले गए थे सर। तो एक बड़ा मजेदार किस्सा हुआ था, इसी पे हम लोग बेसिकली बात कर रहे हैं अभी। तो कल्पेश कचारे जी वैसे आपके लिए सवाल लेकर आए अविनाश जी। कह रहे हैं मैंने यूपीएल खरीदा हुआ है 800 पर और मैक्सेल 1350 पर, आपसे सजेशन मांग रहे हैं और स्टॉप लॉस भी सजेशन मांग रहे हैं। नहीं देखिए, मैं स्टॉप लॉस तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन एक बात मैं कहूंगा कि यूपीएल में जो गिरावट आई है वो जरूरत से ज्यादा आई है। देखिए, उन्होंने उनका सीड बिजनेस डीमर्ज करने के लिए बात की है, और मैनेजमेंट का मानना है कि डीमर्ज करने से ज्यादा वैल्यू मोनेटाइजेशन होगा। देखिए, जब तक पूरी क्लैरिटी मिलती नहीं है, मेरे ख्याल से मार्केट ये अंदाजा लगा रहा है कि वैल्यूएशन जो सीड का बिजनेस का दिया है वो थोड़ा ज्यादा है। इसीलिए आज आपने देखा 13, 14, 15% स्टॉक नीचे था। बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मार्केट को एक बार पता चलेगा कि इसमें वैल्यू बनेगी, तो डेफिनेटली आपको कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर आपके पास ऑलरेडी शेयर्स है तो थोड़ा इंतजार करिए। मुझे लगता है कि नियर टर्म में हो सकता है कि स्टॉक थोड़ा अंडर परफॉर्म करे, लेकिन जनवरी टू मार्च का नंबर तो अच्छा आएगा ही। प्लस होपफुली ये जब डीमर्जर अप्रैल से शुरू होगा तभी आपको उस कंपनी में भी एडिशनल शेयर्स मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है वैल्यू है, तो इंतजार करिए। और मैक्सवेल का मुझे लगता है कि जिस प्रकार से बिजनेस मॉडल शेप हो रहा है, Q3 के नंबर्स आ गए हैं, मुझे लगता है कि आगे भी रनवे काफी बड़ा है, तो यहाँ पे डेफिनेटली निवेशित रहिए। यहाँ पे भी मैं कहूंगा कि 6 to 12 मंथ्स का नजरिया देखिए, क्योंकि ये ऐसे शेयर्स बहुत जल्दी शॉर्ट टाइम में भागेंगे नहीं। इनको कम से कम 1-2 क्वार्टर्स के और नंबर्स की कन्विक्शन और मार्केट को कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बट बिजनेस अच्छा चल रहा है, तो यहाँ पे भी होल्ड करने के लिए। ऑलराइट, होल्ड करने की सलाह है, नजरिया थोड़ा सा लंबा रखने के लिए अविनाश जी सजेस्ट कर रहे हैं। अब रचित जी, प्रभात नारायण जी कह रहे हैं कि सर कैनरा बैंक का टारगेट प्राइस अगले 2 साल में आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, और बीएसई किस प्राइस पर लेना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए? देखिए, ये मतलब ऑफ कोर्स मैं लॉन्ग टर्म देखता हूँ, बट इतना प्रिसाइज कि 2 साल में टारगेट क्या होना चाहिए थोड़ा सा मुश्किल होगा कहना। कैनरा बैंक के लिए एक चीज कह देते हैं, देखिए अच्छा कंसोलिडेशन कर रहा है। आप इन लेवल्स पे अगर देखेंगे, ये इन लेवल्स पे एंटर कर गया था एंड ऑफ नवंबर, और फिर एक रेंज में ही मूव कर रहा है। इसके लिए अब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जिस तरीके से ये पोजीशनड है 162 के ऊपर अपना एक लेवल ब्रीच करके मेंटेन करे। उसके बाद आपको एक अच्छा अपसाइड ये दिखाने का दमखम रखता है 178 से 186 इन वेरी नियर टर्म। 2 साल आप रखते हैं, 2 साल में डेफिनेटली आपको और भी हाई लेवल्स देखने को मिलेंगे। मतलब डिपेंड्स किस तरीके से बिहेव करता है और कितना टाइम कंसोलिडेशन का करता है। 248, 256 ये लेवल्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं ऑन अ वेरी कंजर्वेटिव साइड ऑफ अप्रोच इफ वी कीप। बट अभी कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा कि 2 साल में कितना अपसाइड लेके जाएगा। बट हाँ, स्टॉक अच्छा है, अपसाइड जरूर अपना कंटिन्यू करना चाहिए। और बीएससी की जहां तक हम बात करते हैं, देखिए क्लियर केस है, आज भी आरबीआई की तरफ से एक अनाउंसमेंट देखने को मिल गया कि ब्रोकर्स ने उनको भी अप्रोच किया था फंडिंग के लिए, अगेंस्ट जाने के लिए। और ये सारी चीजें इतनी इजी नहीं होती हुई दिख रही हैं। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो मैं कहूंगा कभी भी ये करेक्ट करें, स्टैगर्ड मैनर में अपनी एंट्री करिएगा। 25-40 से इस एंट्री को चालू करके 22-30, 22-40 लेवल्स तक एक बार ये एंट्री अपनी कंटिन्यू रखिएगा, और फिर इसको थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। वहां से सपोर्ट लेके जब बाउंस बैक करेगा तो हायर लेवल्स आपको जरूर दिखाएगा। ऑलराइट, स्टैगर्ड मैनर में लोअर लेवल्स पर आपने कहा इन्वेस्ट करना बीएससी के लिए ज्यादा सही रहेगा। अविनाश जी, बैंक्स को लेकर आज एक खबर आई थी जिनमें 2 बैंक्स जो हैं, जो कि काफी चर्चा में रहते हैं, नामी बैंक्स हैं, उनको लेकर एक आप कह सकते हैं कि it is a fraud that we heard in the IDFC First Bank, and also हमने फिर AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी गड़बड़ी की बात सुनी। तो इसको लेकर इस समय आपका क्या व्यू है, और इन दोनों के शेयर्स को लेकर?
नहीं, मुझे लगता है कि देखिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने कुछ 590 करोड़ का फ्रॉड रिपोर्ट किया है उनकी चंडीगढ़ बैंक में। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि बैंक ने एक्नॉलेज किया है कि उनके सिस्टम्स ठीक नहीं थे और कोई एम्प्लॉयज भी इन्वॉल्व थे। तो ये जो नुकसान है, देखिए अभी तो फॉरेंसिक ऑडिट चल रहा है, अभी बाद में बैंक बताएगी कितना नुकसान एक्चुअली हो चुका है और ये इनकी चौथी तिमाही में आपको प्रोविजन के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है। तो डेफिनेटली नियर टर्म में तो ट्रेंड आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का वीक है, आज 14-15% गिरा है। तो नियर टर्म में तो लगता नहीं है कोई बड़ी अपसाइड आएगी, कोई बाउंस बैक आने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि देखिए पैसों से ज़्यादा बैंक में जो काम होता है वो ट्रस्ट का होता है और भरोसे का होता है। तो वो भरोसा काफ़ी हद तक हिट हो चुका है, क्योंकि वैद्यनाथ सिंह साहब ने जब ये बैंक लिया था तभी से ऐसा कोई फ्रॉड हुआ नहीं था। तो ये पहला फ्रॉड है उनके करियर में, इनके बैंक के लिए। तो एटलीस्ट अभी फिलहाल जिनके पास है वो होल्ड करे, बट फ्रेश खरीदारी ना करे। और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में तो क्या हुआ है कि हरियाणा गवर्नमेंट ने उनको डी एम्पैनल किया है, क्योंकि वो सोचते हैं कि पैसा सेफ रहना चाहिए, अभी सरकारी बैंक्स में ही पैसा रखना चाहिए। तो उनके लिए लॉस ऑफ बिजनेस है। तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में इतना ज़्यादा नुकसान शायद नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने साफ किया है कि हमारा कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, सारे पैसे जो हमने लिए जो सेफ है और उनकी डिपॉजिट से मुश्किल से % ही एक्सपोजर है। तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में हो सकता है कि बाउंस बैक आपको शायद जल्दी आए और यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड जल्दी आए, क्योंकि मार्केट ने आज मेरे ख्याल से पूरी तरह से ये नेगेटिव न्यूज़ तो पचा ली है। तो कल होपफुली इसमें एक छोटा सा बाउंस आप देख सकते हैं। ऑलराइट, आप कह रहे हैं कि छोटा सा बाउंस कल होपफुली दिख सकता है। राठौर जी यहाँ पर रची जी सवाल पूछ रहे हैं मैसडॉक पर और कह रहे हैं 2280 के लेवल्स पर इन्होंने खरीदा हुआ है, कह रहे हैं अभी क्या और करेक्ट होगा? देखिए मैसगांव पे हम बात करें अभी 2280 लेवल्स पे चल रहा है और बहुत बार आप देखें कि इन्हीं लेवल्स के आसपास आके ये बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहा है। इट विल बी टू डिफिकल्ट टू से कि और करेक्ट होगा कि नहीं, क्योंकि देखिए बोलते हैं ना कि गेहूं के साथ गुड़ भी पिस जाता है, बट ये जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी है इसको रूल आउट नहीं कर सकते। तो क्या और करेक्ट कर सकता है? बिल्कुल करेक्ट कर सकता है। टेक्निकल ग्राउंड्स पे आप खुद की वर्किंग की बेसिस पे क्या और करेक्ट कर सकता है? नहीं, एट द वेरी फेस ऑफ इट नहीं लगता। यहां से सपोर्ट लेके बार बार बाउंस कर रहा है, वापस बाउंस आ सकता है अगर मार्केट स्टेबल रहेगा तो, बट अगर कुछ हो गया तो इट्स डिफिकल्ट टू से। और बाउंस अगर आप बोले कहां तक आ सकता है तो 2630 तक तो कभी भी आपको ये मूव करता हुआ दिखा सकता है और उन लेवल्स को ब्रीच करने के बाद फर्दर अपसाइड रजिस्टर करते हुए 3100 तक भी लेके जा सकता है। अविनाश जी, सुभान नंदी जी जानना चाह रहे हैं कि पैरामाउंट कम्युनिकेशन लिमिटेड पर क्या करना चाहिए? 52 पर शायद इन्होंने लिया हुआ है। नहीं, देखिए मेरे ख्याल से इनका मेन प्रोडक्ट केबल्स है, पावर केबल्स है और ये ज़्यादातर यूएस को एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन पिछले 1-2 क्वार्टर से नंबर्स काफ़ी नरम आ गए हैं, तो मैं कहूँगा कि इनको कम से कम 6-8 महीने का टाइम फ्रेम और देना चाहिए। इन्होंने 52 में लिया है, तो मेरे ख्याल से देखिए कोई बड़ा प्लेयर नहीं है, लेकिन अभी जिस प्रकार से कॉपर के प्राइसेस बढ़े हैं, मुझे पता नहीं अगले क्वार्टर में किस प्रकार से इनके मार्जिन हिट हो गए। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि कॉपर की बढ़त से इनको डेफिनेटली सारे केबल मैन्युफैक्चरर्स को तकलीफ तो होने वाली है, क्योंकि मार्जिन थोड़े से दबाव में रहेंगे। तो 6 से 8 महीने का नजरिया अगर इनके पास है तो होल्ड करे। मुझे लगता है कि डिमांड तो डेफिनेटली बढ़ेगी, बट मार्जिन शायद दबाव रहेंगे, तो 1-2 क्वार्टर आपको होल्ड करना पड़ेगा। ऑलराइट, 1-2 क्वार्टर आप कह रहे हैं होल्ड करना पड़ सकता है। रची जी, एलिस जी जानना चाह रहे हैं आपसे कि सर मुझे बताइए कि पोजीशन और फंडामेंटल व्यू ऑन जीपीपीएल। जीपीपीएल देख लेते हैं। वैसे पोजीशन ये आपसे जानना चाह रहे हैं और फंडामेंटल व्यू अविनाश जी से जानना चाह रहे हैं। Making the job easier, definitely I would love to go with this combination। देखिए GPPL जिस तरीके से अभी पोजीशनड है, मैं समझ रहा हूँ अगर सिर्फ मैं टेक्निकल्स कवर करता हूँ और रिक्वेस्ट करूंगा अविनाश सर से कि वो फंडामेंटल्स कवर कर दें, थोड़ा सा कभी भी करेक्ट करे। एक अच्छा सपोर्ट इसने अभी अपना बना रखा है अराउंड 168 लेवल्स, वहां से जैसे ही बाउंस बैक करता है 184, ये एक रेंज है। जैसे इस रेंज को ब्रेकआउट करेगा बहुत कंफर्टेबली आपको 200 लेवल्स भी जाता हुआ दिखेगा। ओके, तो ये तो हो गई पोजीशन की बात। अविनाश जी, जीपीपीएल पर फंडामेंटल व्यू जानना चाह रहे हैं आपसे एलिस जी। नहीं, डेफिनेटली जैसे रचित जी ने कहा कि देखिए करंट लेवल्स में थोड़ी बहुत बाइंग आप कर सकते हो, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि एक आध क्वार्टर का परफॉर्मेंस, दैट इज मार्च क्वार्टर का नंबर आता है, तो उसके बाद थोड़ा और कन्विक्शन बैठेगा।
मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा टाइम फ्रेम एक 12-15 महीने का रखना चाहिए, और अगर इन्वेस्टर थोड़ा हाई रिस्क एपिटाइट वाला है तो थोड़ा सा निवेश करिए, थोड़ा सा एसआईपी अप्रोच से खरीदिए। लेकिन मुझे लगता है मार्च क्वार्टर विल बी द डिसाइडिंग क्वार्टर। यहाँ पे अगर नंबर्स उम्मीद से बेहतर आते हैं तो अच्छी री-रेटिंग देखने को मिलेगी। ऑलराइट, तो आप कह रहे हैं कि अभी थोड़ा सा रिजल्ट्स का वेट करते हैं। रचित जी, मंजू जी सवाल लेकर आए हैं, कह रहे हैं कि सर ARSSBL को अभी करंट मार्केट प्राइस पर बाय कर सकते हैं क्या? आनंद राठी स्टॉक ब्रोकिंग की बात कर रही हैं? आई थिंक सो, ARSSBL। हाँ, ये आनंद राठी की ही बात कर रहे हैं। और देखें, वैसे ये स्पेस जो है, इसमें मैं बार बार बात करता हूँ जब भी हम ग्रो की बात करते हैं या एंजल वन की बात करते हैं, कि एक शिफ्ट देखने को मिल सकता है आपको इन टाइम टू कम। बट जहां हम आनंद राठी की बात कर लेते हैं या हम मोतीलाल ओसवाल की बात कर लेते हैं, जो फुल सर्विसेज ब्रोकर हैं, ये मुझे इतने ज्यादा प्रॉब्लम में नहीं दिखते, क्योंकि इनके पास ऑल्टरनेट प्रोडक्ट्स भी बहुत सारे हैं जो अच्छे हैं, और ये तब भी अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हुए देखने को मिल सकते हैं। बट हाँ, वही बात कि एक जब पूरी इंडस्ट्री पे थोड़ा सा हैमरिंग हो रहा है, तो इसमें भी आपको हैमरिंग होता हुआ देखने को मिलेगा। 1 से 2 क्वार्टर अभी आपको इसमें एक क्लियर केस रिवर्सल नहीं दिख रहा है। मैं समझता हूं कहीं भी लोअर लेवल पे आप इसमें अपनी हंटिंग करिएगा। 456 से लेकर 464 468 लेवल्स, वहां तक एक बार ये आता हुआ लग रहा है। कोई साइंस ऑफ रिवर्सल अभी नहीं देखने को मिल रहे हैं। इसमें आपको रिवर्सल देखने को मिलेगा जब ये एक बार सस्टेन करना चालू करेगा लोअर लेवल पे सपोर्ट लेके 576 के ऊपर, फिर आपको एक अपवर्ड जर्नी जाती हुई दिखेगी जो 690 लेवल्स तक भी लेके जा सकती है। बट अभी जो पेन पॉइंट दिख रहा है पूरी इंडस्ट्री में, यहां से कोई साइंस ऑफ रिवर्सल मैं देख नहीं पा रहा। ऑलराइट, तो अभी आप यहाँ से कोई साइंस ऑफ रिवर्सल नहीं देख पा रहे हैं। अविनाशी, टेक्सटाइल स्टॉक्स को लेकर हमने सोमवार को देखा मिले जुले रिस्पॉन्स था, और कुछ टेक्सटाइल स्टॉक्स अच्छा कर रहे थे, कुछ थोड़ा सा बहुत अच्छा नहीं किया। लेकिन ट्रंप ने जो 15% टैरिफ लगाने की बात करी है, आई थिंक टेक्सटाइल्स ज़्यादातर अमेरिकन मार्केट से रिलेटेड है, तो इसको लेकर आने वाले दिनों में आप क्या व्यू रख रहे हैं पूरे टेक्सटाइल सेक्टर की, अगर हम बात करें? नहीं, देखिए, मेरे ख्याल से टेक्सटाइल सेक्टर में डेफिनेटली आउटलुक पॉजिटिव है, लेकिन जो इम्प्रूवमेंट हमको देखना पड़ेगा वो मेरे ख्याल से अप्रैल टू जून के क्वार्टर में आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए, इंडियन टेक्सटाइल्स तो कॉम्पिटिटिव है, उनके लिए यूएस भी बहुत बड़ा मार्केट है। तो जो इंटीग्रेटेड प्लेयर्स है, जैसे गोकुलदास एक्सपोर्ट्स है, अरविंद है, उसके बाद इंडो काउंट है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि होम टेक्सटाइल और जो यान वाला मार्केट है, वहाँ पे ग्रोथ पोटेंशियल अच्छा है। 15% ड्यूटी से मुझे नहीं लगता है कोई दिक्कत होगी, क्योंकि 50% से अभी 15% अगर होता है तो वो एक क्लियर इंडिकेशन है कि ये काफ़ी अफोर्डेबल ड्यूटी है, जो कस्टमर भी एग्री करेंगे। तो नज़रिया मेरे ख्याल से 6 to 12 मंथ्स का रखिए, क्योंकि आने वाला साल दैट इज अप्रैल 27 मुझे लगता है अच्छा खासा होगा। शायद जनवरी टू मार्च के क्वार्टर में शायद आपको इतना बड़ा बदलाव या इंप्रूवमेंट देखने को ना मिले, बट अगले साल का आउटलुक डेफिनेटली पॉजिटिव लग रहा है टेक्सटाइल कंपनी। ऑलराइट, आप कह रहे हैं अगले साल का आउटलुक पॉजिटिव लग रहा है पूरी टेक्सटाइल कंपनीज के लिए। जतिन दवे जी सवाल लेकर आए रचित जी, कह रहे हैं मेरे पास IDBI है अभी 102 के रेट पर, और CG पावर है 705 के रेट पर। आपसे टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों सजेशन मांग रहे हैं। 6 महीने का व्यू है इनका। चलिए, थोड़ा कंफर्ट मिल जाता है 6 महीने की बात सुन के। देखिए, IDBI बैंक अच्छा मूवमेंट कर रहा है, और हम समझते हैं अभी भी आपको ये कंटिन्यूड मूवमेंट होता हुआ दिखेगा। कोई बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, क्योंकि 6 महीने का टाइमलाइन लेके चल रहे हैं। मैं भी थोड़ा सा कंफर्ट ले लेता हूँ। स्टॉप लॉस इनको मैं सजेस्ट करूंगा 101 रुपए का। 101 रुपए के नीचे अगर ये डिसाइसिव क्लोजिंग करता है तो आपको एग्जिट करने का एक कोई मौका ढूंढना चाहिए। अदरवाइज अभी कंटिन्यू रखिए, बहुत कंफर्टेबली आपको आने वाले दिनों में 124 128 की रेंज में भी आता हुआ दिखेगा। फिर एक बार आप वापस आके सवाल करिएगा, हम लेवल्स और क्या वर्किंग में इंप्रूवमेंट या कुछ चेंज आ रहा है वो कंसिडर करके आपको वापस से बताएंगे। CG पावर भी आपके लेवल से ऊपर ही चल रहा है और अच्छा ही लग रहा है। CG पावर में एक स्टॉप लॉस मैं आपको जरूर सुझाना चाहूंगा, जो कि निकल के आता है 692 के नीचे अगर बनता है बंद होता है तो आपको पेन पॉइंट बढ़ता हुआ दिख सकता है। अदरवाइज ये अपमूव कंटिन्यू रह सकता है। 756 सबसे पहला लेवल होगा। 756 के ऊपर सस्टेन करने के बाद 786 790 लेवल्स भी जा सकता है। जब वो लेवल जाए तब आप एक बार रिविजिट करिएगा हमको, हम आपको आगे का अपडेट और दे देंगे।
दोनों स्टॉक्स पे रिविजिट करिएगा, डीआरएस इनसाइट्स पर बने रहिएगा, रचित जी को फॉलो कीजिएगा और आपको यहाँ पर फिर सलाम मिल जाएगी। अब वक्त हो गया है उस चीज का जिसके लिए आई थिंक हमारे सारे व्यूअर्स बहुत बेसब्री से कर रहे हैं इंतजार, वो है हमारे एक्सपर्ट्स के आज के टॉपिक्स। तो अविनाश जी, शुरुआत आपसे करते हैं। आप प्लीज हमारी डीआरएस इनसाइट्स के दर्शकों को बताइए आपके आज के टॉपिक्स। नहीं, देखिए ऑटो सेक्टर में हमको महिंद्रा एंड महिंद्रा पसंद है, क्योंकि देखिए बड़ी दिग्गज कंपनी है, यहाँ पे कैपिटल प्रोटेक्शन भी है, और नंबर जो Q3 के आगे थे बहुत ही दमदार थे। सारे सेगमेंट जैसे ट्रैक्टर हो गया, यूटिलिटी व्हीकल्स हो गई, इलेक्ट्रिक व्हीकल होगी, ये सारे सेगमेंट में अच्छा ग्रोथ है। और सबसे बड़ी बात, जनवरी टू मार्च में और 1-2 लॉन्चेस प्लान कर रहे हैं कंपनी, तो यहाँ पे करीबन 3,850 3,900 का टारगेट बस हमको लगता है कि अगले 12 महीने में पॉसिबल है। और दूसरा शेयर रहेगा मेरे ख्याल से इंडियन होटल्स। देखिए बहुत पिटा हुआ स्टॉक है, लेकिन मैनेजमेंट की कमेंट्री Q3 के बाद काफ़ी अच्छी थी। उन्होंने कहा है कि चौथा क्वार्टर बहुत अच्छा आएगा। अभी शेयर 700 रुपये के नीचे है, 670-72 है। यहाँ पे भी मैं कहूँगा SIP अप्रोच से थोड़ा थोड़ा खरीद लीजिए, क्योंकि होटल सेक्टर में हम काफ़ी पॉजिटिव है। हमको लगता है कि अगर साल भर का नजरिया ले तो 775-780 का नियर टर्म का टारगेट बन सकता है। तो ये सेफ काउंटर्स है, यहाँ पे पैसा ग्रो भी करेगा और कैपिटल भी सेफ रहेगा। तो ये 2 विकल्प हमारी तरफ से आपके इन्वेस्टर्स हैं। तो अविनाश जी के आज के टॉपिक्स है महिंद्रा एंड महिंद्रा एंड इंडियन होटल्स फॉर द डीआरएस इनसाइट्स व्यूअर्स। अब वक्त हो गया है ये जानने का कि रचित जी कौन से टॉपिक्स लेकर आए हैं डीआरएस इनसाइट्स के व्यूअर्स के लिए। तो रचित जी बताइए आपके आज के टॉपिक्स। मैम, एस हटा देते हैं एंड में, और अगेन देखिए नहीं, मैं बहुत ज्यादा खोल पा रहा हूँ अपने आप को, मेरे को थोड़ा डर लग रहा है मार्केट में। और क्लियर केस है, देखिए ट्रम्प साहब दे रहे हैं हमको बहुत ज्यादा दुख दर्द, और दुख दर्द के लिए दवा चाहिए होती है, तो दवा का ही एक स्टॉक लेकर आया हूँ जिसके बारे में अभी हम बात भी कर रहे थे। डॉक्टर रेड्डी इन लेवल्स पे अच्छा लग रहा है, 1307 लेवल्स पे चल रहा है, और 1288 सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, स्टॉप लॉस 1288, इसके नीचे बंद होता है तो नहीं देखना होगा। अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आप पोजीशन बनाइएगा, और 1288 के ऊपर जब तक मेंटेन करता है 1346 और 1378 लेवल्स तक जा सकता है। और ये टारगेट्स जो हैं बहुत ज्यादा लंबे समय के लिए नहीं, एक फोर्टनाइट के लिए ही है। तो आप इन 2 लेवल्स के लिए 1307 पे डॉक्टर रेड्डी पे अपनी पोजीशन बना सकते हैं। ओके, आप क्या 1307 पे डॉक्टर रेड्डी पर अपनी पोजीशन बना सकते हैं। रचित जी की आज की टॉपिक है डॉक्टर रेड्डीज फॉर डीआरएस इनसाइट्स व्यूअर्स। सर, आप दोनों आज हमारे शो पर आए, आप लोगों ने अपना इतना कीमती वक्त हमें दिया, इसके लिए थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छे से हमारे सारे व्यूअर्स के सवालों को बहुत पेशेंस से आपने अटेंड किया, इसके लिए भी थैंक यू। अविनाश जी, जाने से पहले डिस्क्लेमर प्लीज। नहीं नेहा जी, जो भी स्टॉक्स हमने आपके शो पे बताए, हो सकता है हमारे क्लाइंटों को भी हमने वही शेयर बताए। पर्सनल लेवल पे मेरी कोई पोजीशन इन शेयर्स में नहीं। रचित जी, आपका भी डिस्क्लेमर। देखिए जितने भी स्टॉक्स हमने आपके चैनल पर डिस्कस किए उसमें मेरी पर्सनल पोजीशन, इमीडिएट फैमिली पोजीशन, क्लाइंट पोजीशन हो सकती है। जितने भी स्टॉक्स हमने आपके चैनल पर डिस्कस किए वो कंपनीज, उनके प्रमोटर और ग्रुप कंपनीज हमारे क्लाइंट हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट और टेकिंग एनी ट्रेड इन एनी स्क्रिप्ट दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑन योर चैनल। थैंक यू। Thank you to both our experts today, and thank you to all our viewers for being with us on this show. Namaskar. नमस्कार।